नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं देश का पहला इंटरेक्टिव मोबाइल न्यूज चैनल अमर उजाला टीवी। जैसा कि हम हर हफ्ते एक शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, हमारे खास कार्यक्रम शुक्ल पक्ष द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। आज के शुक्ल पक्ष में आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने से पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मुंबई में एक इलाका है मीरा रोड। मीरा रोड पर अक्सर इतवार की सुबह सुबह एक शख्स झोला लेकर किसी के भी घर में पहुंच जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें अपना किचन और अपना बाथरूम दिखाइए। वो शख्स घर के अंदर जाता है। अगर आपके घर का नल लीक कर रहा है, पानी टपक रहा है, वो प्लास निकालता है झोले से, नल खोलता है, उसका वॉशर बदलता है, नल को फिर से लगाता है और नमस्ते करके घर चला जाता है। ये जीवट है एक 80 साल से ऊपर के उम्र के कलाकार का, पानी बचाने का, बूंद बूंद पानी बचाने का, जिनका नाम है आबिद सुरती। आबिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैंने आपका परिचय आपके एनजीओ से दिया, ड्रॉप डेड फाउंडेशन से, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आप मशहूर जो हैं अपने कॉमिक कैरेक्टर्स की वजह से हैं। लोग आपको फादर ऑफ इंडियन कॉमिक्स कहते हैं। हम शुरुआत करेंगे, बहादुर पे भी जाएंगे, बेला पर भी जाएंगे और जो डब्बू जी हैं उन पर भी जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, आपको इन दिनों जो शोहरत मिल रही है, देश दुनिया में आपसे लोग आते हैं मिलने, आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने आपको अपने कार्यक्रम में बुलाया, मुंबई मिरर ने आपको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। तो ये ड्रॉप डेड फाउंडेशन जो आपने बनाया बूंद बूंद पानी बचाने के लिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत तो मेरे बचपन से जुड़ी हुई है, इस माने में कि मेरा बचपन जो है वो फुटपाथ पे गुजरा और फुटपाथ पर जो पानी की लड़ाइयाँ मैंने देखी, एक एक बकेट पानी के लिए मतलब कभी कभी खून भी बह जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, बचपन तो छूट गया लेकिन ये मेरे साथ साथ चली। तो जब मैं किसी दोस्त के घर जाता था और वैसे ही जैसे हम बैठे हुए ड्राइंग रूम में गपशप लड़ा, लेकिन कहीं किचन में, बाथरूम में कहीं टपाक 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 पानी गिर रहा है तो मेरा कान पकड़ लेता। तो इतने सेंसिटिव कान हो गए थे। तो मैं दोस्त से कहता था, यार कहीं देख, तेरे पानी कहीं लीकेज बाथरूम में है या देख। तो बोले हाँ हाँ यार, एक नल टपक रहा है। तो मैंने कहा करवा ले रिपेयर भाई। तो कहता था कि हो जाएगा अभी, तो क्यों चिंता कर रहे हो यार, सिर्फ चंद ड्रॉप ही तो जा रहे हैं। फिर 6 महीने के बाद उसी दोस्त के घर गया, फिर देखा तो वही नल वैसे ही टपक रहा था। फिर मैंने वापस उसको याद दिलाया तो डिस्टर्ब हो गया वो। अरे आबिद भाई, क्यों माथा पच्ची कर रहे हो, चंद ड्रॉप ही तो जा रहे हैं ना, कोई गंगा तो नहीं बह रही है। ये उसका जवाब था, वो अटक गया आपके दिमाग में। हाँ, और दूसरी बात उसने ये कही कि देखो आबिद भाई, आपकी बात सही है कि पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटे काम के लिए प्लम्बर भी नहीं आते। अब ये 2 बातें थी, ये मेरे जहन में बैठ गई, लेकिन इन दोनों बातों का जवाब नहीं था मेरे पास। तो मैंने उन दिनों एक अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में एक लेख था पानी पर। उसमें एक गणित दिया गया था कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, 1 बूंद ज़ाया होती है, तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी गटर में बह जाता है। तो मेरे जहन में एक विजुअल आया कि कोई 1000 बोतल पीने के पानी की बोतल जो बाज़ार में बिकती है, कोई गटर में बहा रहा है। तो ऐसा झटका लगा, साथ में आइडिया भी आ गया, साथ में जवाब भी आ गया। जवाब जो लोग ये कह रहे थे ना कि भाई चंद बूंदे ही जा रही हैं, कोई गंगा तो नहीं, उनके लिए जवाब था कि भाई चंद बूंदे नहीं जा रही है, 1000 लीटर जा रहा है ये। और ये भी मुझे आइडिया आया कि बड़ा आसान काम है, एक प्लम्बर को पकड़ लो कहीं से, या खुद चले जाओ या प्लम्बर को साथ लेकर जाओ और सारे के नल ठीक कर दो। तो ये तो जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली भी हो जाता है। बिल्कुल सही, खाली घड़ा नहीं, टंकियाँ खाली होती है, तालाब खाली हो जाते हैं। जी जी। तो ये पानी की जो आपने बात की, जो आप एनजीओ चलाते हैं ड्रॉप डेड की, उसके पहले मैं अब पीछे की तरफ लौटता हूँ, रिवाइंड करता हूँ अपने आप को। हमने बचपन में
डब्बू जी मतलब बहुत छोटे रहे होंगे, धर्मयुक्त तब आती थी, कोई घर आया तो धर्मयुक्त ले आया, कहीं पापा गए घूमने तो ले आए, गांव में तो पत्रिकाएं आती नहीं थी, तो धर्मयुक्त हम पढ़ते थे और सबसे पहले देखते थे कार्टून कोना डब्बू जी में क्या कर रहे हैं डब्बू जी। तो हमारी तो आदत थी सबसे पहले कार्टून कोना डब्बू जी पढ़ने की, क्योंकि साहित्य और राजनीति समझ में आती नहीं थी। जब बड़े हुए तो पता चला कि ये एक पूरा अपने आप में किस्सा है, मैं ही नहीं पढ़ता हूँ, पूरा देश धर्म उल्टा करके पढ़ता है। तो वो जो किस्सा क्या है कि जो आपने जब धर्मवीर भारती जी को किसी ने बोला कि आपने उसको जो है उर्दू बना दिया है, इस्लाम मुसलमान बना दिया है, पत्रिका बना दिया है, वो क्या किस्सा था? वो किस्सा ये था कि भारती जी के घर में पार्टी थी और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मतलब राइटर, पेंटर सब आए हुए थे और मेरा परिचय अटल जी से करवाया गया। अटल जी से कहा गया, भारती जी ने कहा कि अटल जी मिलिए इस शख्स से जिसने धर्मयुक्त को मुसलमान बना दिया है और फिर मेरा नाम दिया आबिद सुरती। तो अटल जी तो बड़े प्रसन्न हुए, दुखी नहीं हुए और मेरे साथ हाथ मिलाया तो चंद सेकंड तक हाथ हिलाते ही रहे और हंसते रहे कि भाई डब्बू जी से मुलाकात हो गई। तो एक कलाकार का, एक रचना धर्मी का, एक रचनाकार का जो सम्मान मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्सियत कर रही है और धर्मवीर भारती जैसा व्यक्ति आपको मिलवा रहा है जो संपादक थे धर्मयुग के और गुनाहों का देवता जैसा उन्होंने कालजी उपन्यास भी लिखा। अभी आपको महाराष्ट्र ने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया है। जी। आपका लेखन भी चलता रहता है, आपके बहुत सारे उपन्यास हैं, कुछ पे फिल्में भी बनने की तैयारी हो रही है जैसा कि मेरी जानकारी में जहाँ तक है। आप गुजराती में भी लिखते हैं, आप इंग्लिश में भी लिखते हैं, आप हिंदी में भी लिखते हैं, मराठी के भी आप विद्वान हैं। तो ये बहुभाषीय व्यक्तित्व जो आपका है, ये आपकी बचपन की परवरिश का नतीजा है, ये आपने खुद इसको सीखा है? ये बम्बई में रहकर धीरे धीरे सारी चीज़ें एडप्ट की गई। मातृभाषा मेरी गुजराती, फिर मैं जब हिंदी में धर्मयुक्त से जुड़ा तो फिर मैंने हिंदी पिकअप किया और धीरे धीरे हिंदी में आगे बढ़ते हुए कहानियाँ लिखना भी शुरू कर दी मैंने। और उर्दू एक भाषा जो थी वो तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो इस तरह एक के बाद एक अंग्रेज़ी जो थी वो स्कूल से मिली थी। तो मेरे लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जो आसानी से लिखने वाली बात जो थी वो सिर्फ मुझे गुजराती और हिंदी में, क्योंकि दोनों जो है सिस्टर लैंग्वेजेस है। मराठी भी सिस्टर लैंग्वेज है क्योंकि संस्कृत बेस से तीनों ज़बानें आई है। अंग्रेजी के उपन्यास, मैंने आपका उपन्यास पढ़ा सूफ़ी, तो सूफ़ी की जो शुरुआत है, जैसे गुजरात से एक व्यक्ति आता है, मुंबई में रहता है और कुछ चीज़ें छोटी छोटी बेच के धंधा करने की कोशिश कर रहा है, अपनी माँ की मदद कर रहा है, तो बहुत कुछ एक असली किरदार से भी मिलता हुआ वो कैरेक्टर दिखाई देता है। तो सूफ़ी की क्या है बैकग्राउंड? सूफ़ी की बैकग्राउंड ये है कि पब्लिशर हमारे जो है वो चाहते थे कि मैं बायोग्राफी अपनी लिखूं, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरी बायोग्राफी कौन पढ़ेगा, कोई एडवेंचर नहीं, ये नहीं, अपने तो राइटर जो होता है वो राइटर ही होता है, मतलब अमिताभ बच्चन नहीं होता वो। तो फिर मुझे एक मेरा कॉलेज का स्कूल का मित्र वो मिल गया और वो जो था, हम लोग बचपन में दोनों साथ में खेल कर बड़े हुए, दोनों एक ही स्कूल जाते थे, एक ही मस्जिद, हाँ एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, सब कुछ सेम था और एक ही वातावरण, एक ही परिवेश में हम जीते थे। यानी कि एक सिंगल कमरे में मैं रहता था और नीचे फुटपाथ पे सोता था और वो भी उसी तरह था, तो सब कुछ सिमिलर था। फिर भी उसका रास्ता वो माफिया बन गया और मेरा रास्ता क्रिएटिव डगर पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जब आया तो फिर मैंने दोनों ट्रैक लेकर बायोग्राफी, दोनों की बायोग्राफी उसमें है। और इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो दौर चल रहा है ना, एक पर एक फ्री तो एक बायोग्राफी पर एक बायोग्राफी फ्री। बायोग्राफी आपकी राइटिंग के बीच में मैं एक आपको सवाल ये टोकना चाहता था कि आप पेंटर भी बहुत उम्दा रहे हैं। पेंटिंग में आपने बहुत ही बड़े प्रयोग किए हैं, न्यूड पेंटिंग भी आपने बनाई है, ग्लास पेंटिंग भी आपने बनाई है, और जहाँ तक मुझे याद है फिल्म्स डिवीज़न ने आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आज से 30-40 साल पहले बनाई थी, फिल्म्स डिवीज़न ने। तो वो पेंटिंग जो आपने शुरुआत की थी, एक नया दौर लेके आए थे भारतीय पेंटिंग्स में, उसको आपने क्यों नहीं आगे बढ़ा के रखा? उसकी क्या वजह थी? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर मैं उसी डगर पर चलता हूँ तो फिर मोनोटोनी आ जाती है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि कुछ नया, कुछ फ्रेश सामने रखूं।
मसलन मैंने जो फोक आर्ट से ये शीशे का इस्तेमाल जो है, जो राजस्थान मारवाड़ वहाँ वो लोग दीवार पर दो चार शीशे के टुकड़े लगाए, दो चार पिकॉक बना दिए, मोर बना दिए, तो एक बड़े अच्छा पेंटिंग लग रहा था दरवाज़ा पूरा। तो ये मैंने पूरा एडप्ट करके मॉडर्नाइज किया और कैनवास पर लेकर आया, वही शीशे के टुकड़े लेकिन मॉडर्न अंदाज में, कलर्स जो थे वो भी मॉडर्न अंदाज में। तो ये टेक्निक जो है जो मिरर कोलाज के नाम से काफ़ी पॉपुलर हुई। अब मैंने पहली एग्जीबिशन की सोल्ड आउट पूरी, दूसरी की सोल्ड आउट, तीसरी की वो भी सोल्ड आउट, तो मैंने बनाना बंद कर दिया। अदरवाइज तो मैं कांच वाला बन जाता, लोग कहते हैं अच्छा ये तो कांच वाला आ गया। तो मतलब जिस हुनर की बुलंदी पे आप पहुंचते हैं उस हुनर को छोड़ के नया हुनर पकड़ लेते हैं, फिर ऊपर बुलंदी पर पहुंचो, तो एक तो चुनौती रहती है ना। और ये मोनोटोनी जो आ जाती है ना, मसलन हुसैन ने क्या, हुसैन जो आर्टिस्ट थे उसने एक घोड़ा बनाया, बिक गए तो उसने 10 बनाए, 10 बिक गए तो उसने 100 बनाए, 100 बिक गए तो उसने 1000 बनाए। तो ये सारी एक पेशा बन जाता है, धंधा जिसे कहते हैं ना, व्यापारी हम बन जाते हैं। तो कभी आपने हुनर को अपना जो है व्यापार नहीं बनाया? हाँ, बस मैंने कहा ये क्रिएटिविटी हमने एक दी चीज़ और वहाँ से आगे बढ़ जाओ। अच्छा, अभी इसका नतीजा क्या निकला मिरर कोलाज का? अभी मैं सिंगापुर गया था, ये पानी के सिलसिले में ही 10 दिन का प्रोग्राम था वहाँ। तो वहाँ का म्यूज़ियम देखने गया, तो वहाँ की एक गैलरी जो है वो सारी मिरर कोलाज में बनी हुई है। सेम फॉर्मेशन, सेम मेरे जो कॉन्सेप्ट जो थे, सेम शेप्स लगाकर ये मैंने फेसबुक पर अपलोड भी किया था। उनका वो मिरर कोलाज और मेरा मिरर कोलाज दोनों रखकर बताया था कि देखो कितने सिमिलर है। ये नहीं कि उन्होंने कोई चुराया नहीं, कलाकार की जो कला है बनने के बाद तो सार्वजनिक हो जाती है, जनता का उस पर हक होता है। और आपकी कला को अगर किसी विदेश में किसी कलाकार ने पहचाना और उसको उठाया तो उसकी प्रेरणा का स्रोत आप बने, ये भी बहुत बड़ी बात है जी। अब मैं बात करना चाह रहा था जो आपकी बेसिक जहाँ से शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम लोग आपको पहचानते हैं, बहादुर जी। बचपन में हम लोग तब शायद कॉमिक्स किराए पे मिलते थे, 25 पैसे देने होते थे और आप कॉमिक्स घर ले जाइए और पढ़ के लौटा दीजिए। पूरी कॉमिक्स खरीदने के बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे। और कॉमिक्स कौन से आते थे? फैंटम, मैंड्रेक। उसमें जब एक बच्चों को पहली बार दिखा कि बहादुर, तो लोगों के लिए बहादुर भी नाम का कोई कॉमिक हो सकता है। मायाजाल, इंद्रजाल कॉमिक्स उस समय चलता था। इंद्रजाल कॉमिक्स के बीच में जब ये आपका आया बहादुर, और आते ही छा गया। और मेरी शाहरुख खान से मन्नत में जब वो चेन्नई एक्सप्रेस का उन्होंने ट्रेलर दिखाया था बुला करके, तो उन्होंने बोला था कि मेरी बड़ी मंशा है कि मैं बहादुर पर एक दिन फिल्म बनाऊं। तब मैंने आपसे संपर्क भी किया था जी। तो ये बहादुर की पूरी संरचना, जैसे डकैतों के बीच में एक बहादुर लड़का जाता है, वो शायद पुलिस कांस्टेबल का बेटा भी होता है, एक शहीद हुआ, डाकू का बेटा था जिसको पुलिस इंस्पेक्टर ने मोटिवेट किया। तो ये बहादुर का किरदार जिस दौर में आपने सोचा, ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। एक केसरिया कुर्ता पहनाना और उसको जीन्स देना। जीन्स तब ज़्यादातर यूथ पहनता भी नहीं था। उसकी एक थोड़ी सी क्या हम ब्रीफ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? जीन्स जो उस दौर में जो थी ना, उसकी शुरुआत थी, इब्तिदा थी कि कॉलेज के लड़के जो है कुर्ता और जीन्स, ये एक फैशन बनता हुआ जा रहा था उस दौर का। प्रोग्रेस है, हाँ, कि भी ये प्रोग्रेस का सिंबल बन गई थी जीन्स। और दूसरा जीन्स वेस्टर्न थी। और कुर्ता जो मैंने सैफरन रखा, तो सैफरन वाज द सिंबल ऑफ इंडिया। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, ईस्ट एंड वेस्ट ये दोनों अगर एक हो जाते, कॉन्सेप्ट मेरे जहन में ये था कि भी इंडिया और अमेरिका अगर एक हो जाते तो सारी दुनिया को हिला के रख देंगे। तो ये दोनों रखकर इसलिए मैं आगे बढ़ा। और इसमें बहादुर जो था वो डाकू का बेटा था, और डाकू का बेटा जो है आज डाकुओं से गांव को बचा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अपीलिंग पॉइंट लोगों को लगा। और मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं उन्हीं के बीच से, गांव वालों के बीच से, डाकुओं के बीच से किसी को ऐसा निकालूं कि जो डाकुओं से लड़े। तो मुझे वो बहादुर में वो सुख मिला। और बेला? हाँ, बेला का भी अब बेला जो थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। और उस दौर में कोई सोच नहीं सकता था कि लिविंग इन जैसी कोई सिस्टम भी हो सकती है। आज तो बड़ी आम हो गई ये बात। तो वो भी मैंने वहाँ शुरुआत की थी। तो चंद लोगों ने उसे पिकअप कर लिए कि अमित भाई ये
लिविंग इन आपने जो शुरू किया है, मैंने कहा कि उस यानी अब दौर बदल रहा है, ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, तो वी मस्ट गिव समथिंग डिफरेंट एंड ए गुड थॉट, कि मेरे नज़र से बड़ा प्रोग्रेसिव थॉट था वो, तो वो थॉट भी मैंने बहादुर बेला में डाल दिया। तो आज भी लोग जो है उसी पर चर्चा करते हैं कि भाई उस दौर में अगर तुमने ये डाला तो उसका रिएक्शन क्या हुआ। रिएक्शन कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ, कोई मतलब मारपीट ये वो। आजकल तो ये होता है ना, जरा सा कुछ खुले मन के लोग थे, खुली चीज़ें स्वीकार करते थे, नई चीज़ें स्वीकार करते थे। लौट के मैं आता हूँ एक और जो आपका मशहूर कॉमिक किरदार है, डब्बू जी। डब्बू जी की संरचना, उसकी जो कद काठी है, उसका जो पहनावा है, एक काले रंग का चोंगा जैसा पहनता है, एक हाथ में छड़ी लेता है, छोटी छोटी मूछें हैं, और उसकी पत्नी जो है काफ़ी तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, मोटी नहीं कहूँगा, नहीं तो हमारे दर्शक कुछ बुरा ही मान सकते। तो स्वस्थ महिला, तंदुरुस्त और एक साधारण सा किरदार बेत लेके चलने वाला, उन दोनों किरदारों की केमिस्ट्री कैसे गढ़ी और कैसे आपने उसका खाका तैयार किया डब्बू जी का, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। डब्बू जी की प्रेरणा जो मुझे मिली, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, एक तो उसी दौर में लक्ष्मण ने शुरू किया था कॉमन मैन। तो मैंने सोचा कि सॉरी, लक्ष्मण ने कॉमन मैन शुरू किया था, तो मैंने सोचा कि मेरा जो किरदार होगा, कैरेक्टर जो होगा, वो अनकॉमन होना चाहिए। तो कॉमन मैन और अनकॉमन मैन में फ़र्क क्या था कि लक्ष्मण का कॉमन मैन जो है हर जगह मौजूद है, लेकिन कहीं एक्शन नहीं है, वो मौन खड़ा रहता है। डब्बू जी में मैंने जो उसका जो कैरेक्टराइजेशन जो मैंने किया, उसमें ये है कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ टांग अड़ाता है, पार्टिसिपेशन एक्टिविटी में उसका, जहाँ भी जाएगा टांग अड़ाएगा, कहीं टांग तोड़ेगा किसी की या खुद की तोड़वाएगा। तो ये दो ऑपोजिट कैरेक्टर हुए और दोनों साथ साथ चले, इसीलिए उसको शायद शोहरत भी इतनी ज़्यादा मिली। बहुत। तो उसका जो आपने जो उसका कॉस्ट्यूम और जो उसका पूरा कैरिकेचर डिज़ाइन किया, वो कैसे था? कैरेक्टर जो थे, मेरे पापा जो थे वो सूफी थे और सूफीज़म में काफ़ी उतरे हुए थे, तो उनका जो चोला जो था, वो चोला मैंने यहाँ ले लिया। चोला जो पापा का जो था वो सफ़ेद था, वाइट कलर का, तो ये मैंने काला कर दिया। काला करने से ज़रा कैरेक्टर मेरा उभर कर सामने आता है, कितने भी कलर के बीच में खड़ा हो तो वो आ जाता है। और मूछे जो है वो मैंने चार्ली से चुराई, क्योंकि चार्ली मूछों की वजह से ज़्यादा फेमस हुआ, उनकी मूछे और उनकी छड़ी, तो ये दोनों मैंने डब्बू जी में डाल दिए और इसी तरह डब्बू जी का कैरेक्टर क्रिएट हुआ। वो अगर हम बात करें डब्बू और बहादुर जी की कड़ी जोड़ करके आगे अगर आते हैं, ग्राफिक नॉवेल्स को लेकर के काफ़ी कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है। कॉमिक कॉन शुरू हुआ है, कॉमिक कॉन में आपको बुलाया भी जाता है, चीफ गेस्ट के तौर पे आपसे बातें भी होती हैं। इस दौर में जो कॉमिक्स बन रहे हैं, जो ग्राफिक्स नॉवल, यशराज फिल्म से बड़ी कोशिश की थी ग्राफिक्स नॉवल बनाने की अपनी फिल्मों को कन्वर्ट करने पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मैं 40 साल से पढ़ रहा हूँ कॉमिक्स, हर तरह के कॉमिक्स पढ़े हैं मैंने, आज का जो कॉमिक है वो आज के दौर की बात नहीं कर पाता है, क्योंकि जो उसका राइटर है या इलस्ट्रेटर है वो एसी कमरे में बैठ के उसने सारी ज़िंदगी जी है, वो देखा है। आम आदमी जहाँ पे उसको बेचना है वो, तो जो खरीदार है और जो बनाने वाला है, उसके बीच का पुल टूटता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल, पुल तो बना ही नहीं पाए ये लोग। यानी जैसे बहादुर का कैरेक्टर लोगों के भीतर उतर गया, डब्बू जी भीतर उतर गया। क्यों उतर गए ये लोग? क्योंकि ये शुद्ध हिंदुस्तानी, प्योर इंडियन कैरेक्टर थे। अब इन लोगों के कैरेक्टर देखो तो लगता है कि नकल जो है सीधी वेस्ट की है। मसलन फैंटम जो है वो अंडरवेयर बाहर पहनता है, तो हमारा कैरेक्टर अंडरवेयर अंदर पहनता है, इतना फ़र्क। बाकी सारा हुलिया सेम, एटीट्यूड सेम। दूसरा ये हमारे जो कॉमिक्स की जो टीम जो है, राइटर की और आर्टिस्ट की, उनको अभी ये पता नहीं है कि भाई कॉमिक जो है इससे विजुअल मीडियम, इट्स नॉट अ डायलॉग मीडियम। जैसे थिएटर है तो डायलॉग का मीडियम है, स्क्रीन जो है तो एक्सप्रेशन और मिनिमम डायलॉग। तो इसी तरह इसमें कम से कम डायलॉग होने चाहिए और विजुअल बहुत बढ़िया होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ इंडियन कॉमिक्स के अंदर जो मैंने देखे हैं उसमें डायलॉग इतने भर देते हैं
कि वो कैरेक्टर्स इतने छोटे छोटे दिखाई देते अच्छा, हैं। आपके ही दौर के अगर हम बात करें, प्राण साहब थे, चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी और साबू के जो कैरेक्टर थे काफी फेमस हुए। उसकी वजह भी शायद यही रही कि वो आम जनमानस के उठाए हुए किरदार थे। बिल्कुल बिल्कुल इंडियन थे ना, टोटली इंडियन। वो साबू और जो फेटा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं और जैकेट, और ये वो अपना या इंडियन कुछ दिनों तक राज कॉमिक्स के भी कुछ कैरेक्टर आते थे, नागराज वगैरह, उसके भी लोगों ने काफी चाहा। तो अगर आप एक समअप करते हैं कि मतलब जो कॉमिक्स पिछले 10-12 साल से जो उसका एकदम से गिराव हुआ है भारत में, इसकी बड़ी वजह क्या आपको लगती है? बड़ी वजह कि ये लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए जो थॉट्स देने चाहिए। एक तो ये कि भाई आपने जो कहानी दी है उस कहानी से आप कहना क्या चाहते हैं। भाई कोई ऐसी चीज़ है, तो मैंने एक उपन्यास लिखा 72 साल का बच्चा, तो उसमें मैंने ये मैसेज दिया कि भाई 60 साल के बाद आदमी रिटायर नहीं होता, ही इज गेटिंग अनदर लाइफ, ही मस्ट लिव इट। अकीरा कुरोसावा की फिल्म है इक्कुरू करके, ये थीम उसने भी दिया है अकीरा कुरोसावा ने, कि एक आदमी जो है पूरी जिंदगी दफ्तर में काम करता है और 60 साल के बाद रिटायर होता, तो उसको समझ में नहीं आता मैं क्या तो करूं। इन करेक्टर्स की जैसे मैं बात कर रहा था, अगर आपको अपने अलावा, जब आप भी कॉमिक्स देखते रहे होंगे, तो डब्बू जी और बहादुर के अलावा अगर आपको कोई बताया जाए कि हिंदुस्तानी कॉमिक का ये हीरो या कोई करेक्टर, वो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, जिसको आप फॉलो करते थे, रोज पढ़ना चाहते थे कि जब भी दिखे? मेरे सामने कोई ऐसा आया नहीं, लेकिन चंद कॉमिक बहुत बढ़िया बने, और वो बने थे मेरे ख्याल से अमेरिका में। दीपक चोपड़ा करके एक बड़े फेमस राइटर भी है और स्पिरिचुअल लेक्चर्स भी देते हैं, तो उन्होंने एक टीम बनाई और माइथोलॉजी की सीरीज शुरू की। हाँ, दैट वाज एक्सीलेंट, ब्रिलियंट सीरीज। वो शुरुआत हुई, पता नहीं क्या हुआ, वो आगे बढ़ नहीं पाई बताया बात। क्यों मार्केटिंग में वो लोग फेल हो गए, क्यों फेल हुए ये समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी बढ़िया थी कि वो हमें नकल उसकी करनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से फैंटेसी और लीजेंड्स को लेकर चले, उनकी ड्राइंग भी काफी अच्छी थी। हाँ बहुत ही, सब कुछ परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी। अभी जब आप कॉमिक कॉन में जाते हो, नई तरह के मौशी हो या अलग अलग तरह के जो किरदार दिखते हैं, उसमें आपको लगता है कोई अच्छा करेक्टर है जिसको क्लिक कर सकता है इंडियन ऑडियंस में? अभी तो मेरे सामने कोई आया नहीं है ऐसा। और दूसरा ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ भी है मार्केट में, तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मुझे क्या एडवांटेज मिला कि भाई मैं बहादुर जो बनाया, तो मैंने किसके लिए बनाया, एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए बनाया, तो उनका जो ये सेलिंग मार्केटिंग जो था ऑल ओवर इंडिया था, तो ये बड़ा लाभ मिला। अगर आपने कोई बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है लेकिन मार्केटिंग का जरिया ही नहीं है, तो इसी तरह कई चीज़ हमारे सामने आती ही नहीं, पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपने पूछना चाहता हूँ। आप शायद 82 साल के हो गए हैं जी, 82 ईयर्स के हैं इस समय आप, ओनली और मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से सिंगापुर, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ आप जाते रहते हैं, अकेले घूमते हैं। तो ये फिटनेस का राज क्या है, और आपकी पॉजिटिविटी है लाइफ में, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी थोड़ा पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ जाने क्या होती है। उसके कई मतलब छोटे छोटे टोटके हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भीतर जो है टोटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर वहीं खोट है तो फिर गड़बड़ है। दूसरा ये कि पॉजिटिविटी जो है ना, खोट जो है वो आपके चेहरे पे दिखाई पड़ने लगता है जब होगा तो पॉजिटिविटी इज द मेन थिंग। कि अगर अच्छा, पॉजिटिविटी का सपोर्ट जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिविटी है तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है आपकी। तो ये बहुत बड़े एलिमेंट है जो यहाँ मिसिंग है। दूसरा है कि हम जो काम जो करते हैं, तो काम जो है वो हमारी पसंद का नहीं कर रहे हैं, चाहे मजबूरी है चाहे जो भी हो। काम हम कर रहे हैं इसलिए कि भाई यहाँ ज़्यादा पैसा है। आज मैं अमर उजाला में काम कर रहा हूँ, कोई मुझे 500 रुपये ज़्यादा देता तो मैं खुद ही मार के वहाँ चला गया, वहाँ से मुझे किसी ने 1000 रुपये दिया, वहाँ से कुछ। तो ये हम पैसे के लिए कर रहे हैं। आज हम एजुकेशन जो है हमारा, हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में काहे के लिए जाते हैं, सब्जेक्ट चुनते भी किस सब्जेक्ट में मैं जाऊँगा, किस ट्रैक पर जाऊँगा। हाँ वो चुनते, वो नहीं कि मुझे ये पसंद है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ना। तो अब फिर आप इसमें पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है पैसा है। तो ये लक्ष्य हटाया जाए और
जो ज़िंदगी जो है ना, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को वो समेट लिया है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं अकेला रहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट महीने के 15,000 रुपये है, तो मैं 15,000 से ज़्यादा क्यों कमाऊँ। जो मेरे पास बाकी समय बचता है उसमें मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छी फिल्में देखता हूँ और लोगों के टच में रहता हूँ, साथ में मैं सोशल वर्क भी कर लेता बहुत हूँ। बढ़िया आपने बात की। अगर ज़रूरतें कम होती हैं इंसान की तो वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, उसका करेक्टर भी ठीक रहता है, सोसाइटी पे भी पॉजिटिव असर पड़ता है। राइट, बिल्कुल सही है। तो ये थे आबिद सुरती जो हमें बता रहे थे कि जीवन में पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, अपनी ज़रूरतें कम कैसे करनी चाहिए। और जो भी कलाकार जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, जो कॉमिक्स में जाना चाहते हैं या इलस्ट्रेशन में बनाना चाहते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर जो हिंदुस्तान में पिछले 50-60 साल से जो कॉमिक्स कैरेक्टर हिट हुए और जो हिट नहीं हुए उसको कंपेयर करके देखें, अपने कैरेक्टर वैसे गढ़ें जो हिंदुस्तानी जनमानस के करीब हों। आबिद सुरती से बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलवाएंगे किसी एक बड़ी शख्सियत से और देखेंगे उसकी पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। आप देखते रहिए अमर उजाला टीवी।